नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम यूपी टेट में पूछे गए हिंदी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट, सुपर टेट और जितने भी टीचर भर्ती एग्जाम होते हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। दोस्तों, ये सभी आपके पूरे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, तो आप जो है अपना एग्जाम देने से पहले एक बार इन प्रश्न को जरूर पढ़िएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। नहीं, विलोम की दृष्टि से जो होगा सही नहीं है उसको हमें यहाँ पे बताना है। पहला ऑप्शन है आपका उत्कर्ष, अपकर्ष। दूसरा है आपका कीर्ति, अपकीर्ति। तीसरा है सुबुद्धि और अशुबुद्धि। और चौथा है आपका आरोह, अवरोह। तो इनमें से कौन सा जो है विलोम शब्द नहीं होगा, है ना। तो कौन सा नहीं होगा, तो वो हो जाएगा आपका सुबुद्धि। और अब अशुबुद्धि जो होगा यहाँ पे आपका विलोम नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे आपको सुमेल करने के लिए दिया है, यानी कि सही जोड़ी बनाने के लिए, जिसमें पहला है तलवार, दूसरा है टेढ़ा, तीसरा है तरु और चौथा है पटु। यहाँ पे आपको सही जोड़ी बताना है कि तलवार को आप कहाँ रखेंगे। तो तलवार को कहाँ रखा जाता है, तो तलवार को आप रखेंगे कृपाण में, यानी कि एक का हो गया आपका 4, है ना। और टेढ़ा क्या होता है, तो टेढ़ा का क्या हो जाएगा, तो टेढ़ा का हो जाएगा आपका वक्र, है ना। तो सी हो जाएगा इसका। और तरु क्या होगा, तो तरु का हो जाएगा आपका वृक्ष हो जाएगा, है ना। तरु का क्या हो जाएगा, तीसरे का आपका ए हो जाएगा। और पटु का हो जाएगा आपका प्रवीण। तो इस तरीके से आप जो है इसका सुमेल कर सकते हैं, सही जोड़ी लगा सकते हैं। तो ये आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा मैच खा रहा है। तो कौन सा हो जाएगा, वो है आपका यहाँ पे तीसरा, है ना। तीसरा जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य, जो मिश्र वाक्य होगा उसको हमें यहाँ पे पहचानना है। पहला ऑप्शन है, यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है। दूसरा ऑप्शन, वह उड़ती हुई चिड़िया पहचानता है। तीसरा है, इस उसमें ना पत्ते थे ना फूल थे। और चौथा है, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो इनमें से कौन सा वाक्य जो होगा वो मिश्र वाक्य होगा, उसको हमें बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज प्रबंध है। तो यही जो होगा आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वह द्वार द्वार क्या है, भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है। पहला ऑप्शन है आपका अधिकरण, संबोधन। तीसरा है आपका संबंध और चौथा है आपका अपादान कारक। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में वह द्वार द्वार भीख मांगता है, इसमें कौन से कारक का यूज किया गया होगा। तो कौन सा कारक हो जाएगा, तो वो होगा आपका अधिकरण। अधिकरण जो कारक होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या है। तो आयुष्मान का आपको यहाँ पे स्त्रीलिंग बताना है। पहला है आपका आयुषी, दूसरा है आयुष्मयी, तीसरा है आपका आयुष्मती और चौथा है आपका आयुष्मयी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका आयुष्मान का स्त्रीलिंग हो जाएगा। बहुत ही इजी प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आपका आयुष्मती, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका आयुष्मान का आयुष्मती करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जो कि यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया गया है, जिसमें 36 से 37 है ना, यानी कि 2 प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो चलिए इस गद्यांश को पढ़ते हैं। कला और जीवन का संबंध अन्योश्रित है ना, अन्योश्रित है। कलाकार कल्पना और यथार्थ का समन्वय कर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करता है। इसी कारण जीवन का कला के स्वरूप पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलाकार जीवन के यथार्थ रूप को ही चित्रित नहीं करता, वरन वह आदर्श रूपों को भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार जीवन का कला पर और कला का जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। कलावाद अर्थात कला के लिए संबंधी विचारों के जीवन के लिए क्या है, उपयोगी है। कला ही श्रेष्ठ कर मानी गई है। तो यहाँ पे आपको कला के बारे में इस गद्यांश में
बताया गया है। तब प्रश्न देखते हैं, कला और जीवन अन्योनाश्रित है, यह इसका क्या तात्पर्य है ना। कला और जीवन जो है एक दूसरे से क्या है, अन्योश्रित है। तो इसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे एक दूसरे पर आश्रित है। दूसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे आपका किसी अन्य तत्व पर आश्रित है। तीसरा जीवन में दोनों उपयोगी है। और चौथा है एक दूसरे से पृथक है। तो जो आपका कला और जीवन जो है एक दूसरे पर क्या है, आश्रित है ना। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका यहाँ पे, कौन सी कला श्रेष्ठ मानी गई है। कौन सी कला जो है उस गद्यांश में श्रेष्ठ मानी गई है। पहला है जो कल्पना पर आधारित हो। दूसरा है जो जीवन उपयोगी हो। तीसरा है जो कलावाद पर आधारित हो। और चौथा जो प्रकृति का चित्रण करती हो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कला, कौन सी कला को श्रेष्ठ मानी गई है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका जो जीवन उपयोगी हो है ना, उस कला को यहाँ पे श्रेष्ठ माना गया। तो ऑप्शन 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए गद्यांश को पढ़कर, यहाँ पे आपको गद्यांश दिया है, पद्यांश दिया है ना, सॉरी, पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 38 एवं 39 का सही विकल्प यहाँ पे आपको छांटना है। जैसे कि श्याम गौर कीमी कहो बखानी है ना, गिरा अनयन नयन बिनु पानी बानी है ना। तो यहाँ पे आपको एक क्या दिया गया, पद्यांश दिया गया है और इससे प्रश्न पूछे गए हैं। इस पद में कौन सा भाव है, इस पद्यांश में आपको कौन सा भाव जो है दिखाई दे रहा है। पहला ऑप्शन है सुकुमार भाव, दूसरा है मधुर भाव, तीसरा है करुण भाव और चौथा है आपका ओज भाव। तो इनमें कौन सा भाव जो है आपको दिखाई दे रहा है इस पद्यांश में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मधुर भाव है ना, मधुर भाव जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह पद्यांश किस कवि का है, इस पद्यांश को किस कवि ने बताया है। पहला ऑप्शन है आपका तुलसीदास, दूसरा है नाभादास, तीसरा है आपका कुंभनदास और चौथा है आपका सूरदास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किस कवि ने इस पद्यांश को लिखा है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे आपका क्या, तुलसीदास है ना। तुलसीदास जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चांदनी चौक में, चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। चांदनी चौक में आपका कौन सी संज्ञा होगा। पहला ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है भाववाचक संज्ञा, तीसरा है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा है आपका जातिवाचक संज्ञा। तो चांदनी चौक में जो है आपका कौन सा संज्ञा है वो पूछा गया। तो कौन सा संज्ञा होगा, किस चीज के बारे में बता रहा है, एक प्लेस के बारे में है ना, एक जगह के बारे में बता रहा है। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। जो उपचारात्मक शिक्षण है उसका आधार क्या है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक परीक्षण, दूसरा है निदात्मक परीक्षण, तीसरा है व्याख्यान परीक्षण, चौथा है आपका स्व परीक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे आपका निदानात्मक परीक्षण है ना। ऑप्शन नंबर 2 निदानात्मक परीक्षण आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, आयोगवाह कहा गया है। हिंदी में आयोगवाह जो है किसको कहा गया है। पहला ऑप्शन है महाप्राण को, दूसरा है संयुक्त व्यंजन को, तीसरा है आपका अल्प प्राण को और चौथा है आपका विसर्ग को। तो आयोगवाह किसे कहा जाता है, तो आयोगवाह कहा जाता है आपका विसर्ग को है ना। आयोगवाह में कौन कौन से आते हैं, तो वो आते हैं आपके अम और आहा है ना। इस तरीके से आपके दो जो है आयोगवाह है वो आते हैं। तो यहाँ पे आपका विसर्ग जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर यहाँ पे आपको सही जोड़ी मिलाने के लिए दिया है, जिसमें पहला सत्यार्थ प्रकाश, रामचरितमानस, सूरसागर और भक्तमाल है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन जो है किससे सुमेलित होते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश का क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो सत्यार्थ प्रकाश हो जाएंगे आपके क्या, दयानंद सरस्वती है ना। ऑप्शन नंबर 1 3 जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। रामचरितमानस का क्या हो जाएगा, तो रामचरितमानस तुलसीदास है ना, रामचरितमानस तुलसीदास। सूरसागर का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या होगा, तो सूरदास हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा, सूरदास हो जाएगा आपका। और भक्तमाल का क्या होगा, तो नाभादास है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में भाववाच्य का उदाहरण है। कौन सा जो है भाववाच्य का उदाहरण है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है उससे बैठा नहीं जाता, दूसरा है राम से खाया नहीं जाता, राम से राम पत्र लिखता है, और चौथा है आपका सीता पुस्तक पढ़ती है। तो कौन सा जो वाच्य है वो भाववाच्य का उदाहरण है। इनमें से आपको भाववाच्य को बताना है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका पहला, जिसमें उसने बैठा नहीं जाता उससे, ये आपका एक भाववाच्य हो जाएगा। और कौन सा होगा, तो और हो जाएगा राम ने खाया नहीं जाता, राम से जो है खाया नहीं जाता, ये भी आपका भाववाच्य का उदाहरण होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो होगा 1 और 2 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर सही है। जो उत्तर सही होगा उसको हमें यहाँ पे पहचानना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनिक है, दूसरा है वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक होता है, तीसरा ऑप्शन है आपका अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। तो यहाँ पे कौन सा जो होगा आपका सही उत्तर होगा वो हमें बताना है। तो कौन सा सही हो जाएगा, तो पहले में कहा गया है अनुस्वार पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है वर्ग का पंचमाक्षर जो होता है अनुनासिक होता है, तो ये भी आपका सही है। और तीसरे में कहा गया है अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है, तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी कि सभी जो है आपके यहाँ पे सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका मिट्टी का माधो होने का अर्थ क्या है। मिट्टी का माधो होने का क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन है कृष्ण की मूर्ति, दूसरा है बहुत ही मूर्ख, तीसरा है समझदार होना, और चौथा है मिट्टी की मूर्ति। तो मिट्टी का माधो होना किस चीज, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका बहुत ही मूर्ख होना, है ना। कहते नहीं है क्या मिट्टी का माधो हो गया है, यानी कि बहुत मूर्ख हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है तद्धित का संधि विच्छेद क्या होगा। जो तद्धित है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। पहला ऑप्शन है तत्धन हित, दूसरा है तद्धन हित, तीसरा ऑप्शन तत्धन धित, और चौथा है आपका तद्धन धित। तो इसमें कौन सा जो होगा आपका तद्धित का संधि विच्छेद हो जाएगा, है ना। तो तद्धित का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो वो होगा तत्धन हित, है ना। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उद्दीम्न का संधि विच्छेद क्या है। उद्दीम्न का संधि विच्छेद यहाँ पे आपको बताना है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन है आपका उत्धन विम्न, दूसरा है उत्धन विन्न, तीसरा ऑप्शन है उत्धन दिन्न, और चौथा है उत्धन दिग्न। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है उद्दीम्न का संधि विच्छेद हो जाएगा, तो कौन सा होगा यहाँ पे, तो वो होगा उत्धन विम्न, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं बीती विभावरी जागरी अंबर पनपट में डूबो रही तारा घट उआ उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो इस पंक्ति है इसमें कौन सा अलंकार होगा। पहला ऑप्शन है रूपक, दूसरा है आपका उपमा, तीसरा है यमक, और चौथा है आपका उत्प्रेक्षा। तो इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका रूपक अलंकार, है ना। रूप के बारे में वर्णन किया गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिन घन श्याम धाम धाम ब्रजमंडल में उधव नीत बसती बहार बरसा की है। इस पंक्ति में जो है इस पंक्ति में कौन सा अलंकार जो है प्रयुक्त किया गया है। पहला है यमक अलंकार, दूसरा है श्लेष, तीसरा ऑप्शन है रूपक, और चौथा है आपका उपमा अलंकार। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार, है ना। ऑप्शन नंबर 2 श्लेष अलंकार करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
एक वचन तथा बहुवचन दोनों में प्रयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा वचन है जिसको हम एक वचन में भी और बहुवचन दोनों में हम उसको प्रयोग कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है लड़का, दूसरा ऑप्शन है बेटा, तीसरा है मुनि और चौथा है आपका बालिका। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका एक वचन और बहुवचन दोनों में आप जो है प्रयोग कर पाएंगे? तो कौन सा हो जाएगा? वो होगा मुनि, है ना। मुनि जो होगा आपका यहाँ पे एक वचन और बहुवचन दोनों में होते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका तत्सम और तत्भव का कौन सा युग्म सही है? तत्सम और तत्भव का कौन सा युग्म जो होगा सही होगा? पहला ऑप्शन है कुछी धन कोख और दूसरा है आपका कपित्य कौथा, तीसरा है आपका काहट कड़ाह और चौथा है आपका अष्ट आठ। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका तत्सम और तत्भव का युग्म हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका कुच्छी धन कोख, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है? जो उपसर्ग है उसका निर्देश जो है अशुद्ध है, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन दिया है आपका यहाँ पे अधधन सेरा यानी अधसेरा, दूसरा है उत्धन ग्रीव उद्ग्रीव, तीसरा ऑप्शन है आपका निमधन अज्जित निमज्जित और चौथा है आपका निधन खरा यानी निखरा। तो इनमें से कौन सा जो होगा आपका उपसर्ग जो होगा अशुद्ध होगा? तो कौन सा होगा? वो हो जाएगा यहाँ पे आपका निमधन अज्जित, है ना। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास है? कौन सा शब्द है जिसमें तत्पुरुष समास होगा? पहला ऑप्शन है पीताम्बर, दूसरा है आपका त्रिभुवन, तीसरा है दौड़ धूप और चौथा है आपका मधुमक्खी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन में आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका क्या मधुमक्खी, है ना। मधुमक्खी में तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका सिर पर सवार रहना। सिर पर सवार रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है आपका भाग जाना, दूसरा है मरने मारने पर उतारू होना, तीसरा है पीछे पड़ना, चौथा है आपका बाधक होना। तो सिर पर सवार होने का मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका पीछे पड़ना, है ना। पीछे पड़े रहना, सिर पर सवार हो जाना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वह बहुत अच्छा लड़का है। वह जो है बहुत अच्छा लड़का है, वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा है संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम और चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वह बहुत अच्छा लड़का है में वह जो है कौन से सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। ऑप्शन नंबर 4 निश्चयवाचक सर्वनाम आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोहर जो है जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा। इसमें कौन सा विशेषण है? पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है सर्वनामिक विशेषण, तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण और चौथा है परिणामवाचक विशेषण। तो मनोहर जो है जीवन भर सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो वो होगा यहाँ पे आपका परिणामवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वर्ण को क्या कहते हैं? दांत और जीभ के जो स्पर्श होते हैं उनसे बोले जाने वर्ण को क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है दंतोष्ठ, दूसरा है आपका कंठोस्थ, तीसरा है मूर्धन्य और चौथा है आपका दंत्य। तो दांत और जीभ के स्पर्श से जो शब्द बोले जाएंगे, जो वर्ण बोले जाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? तो क्या हो जाएगा? वो होगा आपका दंत्य। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित ध्वनियों की निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है? जो अशुद्ध है वो हमें बताना है यहाँ पे। पहला ऑप्शन है त जो है अल्प प्राण एवं दत्य है, दूसरा है म जो है ओष्ठ्य और सघोष है, तीसरा ऑप्शन है च तालव्य महाप्राण है और चौथा है आपका ख जो है वो महाप्राण और कंठ है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका अशुद्ध होगा, है ना। ध्वनि को निर्देशित विशेषता बताने के लिए अशुद्ध होगा।
तो कौन सा हो जाएगा, वो होगा आपका च तालव्य और महाप्राण है, यही जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, बाण का पर्यायवाची नहीं है ना, बाण का जो पर्यायवाची नहीं होता है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका आशुंग, दूसरा है सारंग, तीसरा है आपका शिलीमुख और चौथा है आपका विरिख विशिख विशिख है ना। तो बाण का जो पर्यायवाची नहीं होगा वो कौन हो जाएगा, तो वो होगा यहाँ पे आपका सारंग है ना। ऑप्शन नंबर 2 सारंग जो होगा आपका पर्यायवाची नहीं होगा बाण का, तो ये आपका सही हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके यूपी टेट में पूछे गए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न, जो कि दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक जरूर करिएगा, शेयर सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।